हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। और मैंने आपको ग्रुप में सेंड भी कर दिया था कि जो सीबीएसई का जो रिवाइज सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक उसमें से हट गए हैं, तो वो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में टिक कर लीजिएगा या उसे कहीं नोट कर लीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैंने, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या टॉपिक है? गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आपने एक ऐसा लॉ पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म नाम के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। उसका फॉर्मूला क्या था? फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? ये कौन सा लॉ था? गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। इसका स्टेटमेंट क्या था? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज क्यू। कि किसी भी सरफेस से होकर गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, कि किसी भी सरफेस से होकर गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो आपका जो चार्ज है Q, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यानी आप चार्ज Q को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये आपका क्या था? गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम बात करते हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म की। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्या बताया मैंने आपको? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। देखिए क्या मतलब हुआ। जैसे आपने लिखा, आपने बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ इसका? आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया और आपने जो सरफेस लिया, आपने उसका एक एरिया ले लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का आपने क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और उसके बाद आपने उसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। तो इस पूरे लाइन का जो मैंने बोला, फिर से समझते हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया और जिस सरफेस के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका एरिया आपने लिया बी डॉट डी एस, उसका आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया और उसको आपने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। इस पूरे टर्म का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। जो बीच में जीरो सा बना रखा है, ये क्लोज सरफेस के लिए है, कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो सरफेस इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अब इसका जीरो होने का क्या कारण है? देखिए मैं आपको इसका और डिटेल में समझाता हूँ। अगर हमने यहाँ पर गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा होता, तो हम क्या कहते हैं? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज क्यू। देखिए दोनों सेम ही तो है। बी की जगह यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे क्या है? क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। इसका रीजन क्या है वो समझते हैं। देखिए सपोज करिए आपके पास कोई भी एक प्लेन है, कोई भी एक जगह है, उस पर आपने एक चार्ज को रख दिया। तो अकेला चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है। समझ आ रही मेरी बात? मैंने क्या बोला आपसे? अकेला चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी मैग्नेट नहीं होती जिसमें केवल एक पोल हो। क्या समझ आ रही मेरी बात? कोई भी ऐसी मैग्नेट नहीं है जिसमें केवल एक पोल हो। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो गया? आपका जीरो के बराबर हो गया। इसको अगर हम और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैंने आपको बात बताई वही मैं रिपीट कर देता हूँ, कि अकेला चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, आइसोलेटेड चार्ज यानी सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी आइसोलेटेड पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास नॉर्थ पोल है, आप ये नहीं कहेंगे कि मैग्नेट में केवल साउथ पोल है। मैग्नेट में दोनों पोल होंगे, नॉर्थ भी और साउथ भी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप मैग्नेट को बीच में से कहीं से ब्रेक कर देते हैं, कहीं से भी उसके पोल को तोड़ देते हैं, तो उसका जो पोल है वो ऑटोमेटिक फिर से डेवलप हो जाता है। तो जब आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? जीरो लिख दिया। तो क्या डेफिनेशन मिली इसकी? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। दिस इज गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो हमारा इसका अगला टॉपिक है, सामने देखिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए, जैसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टर है। उस कंडक्टर को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट करा। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपने उसके अंदर करंट फ्लो कराई। तो जब आपने करंट फ्लो कराई उसके अंदर, तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक हो? ये तो सब नॉर्मल प्रोसेस है। अब हमें एक ऐसी जगह कंसिडर करनी है जहां पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। हमें कैसी जगह सोचनी है, कैसी जगह कंसिडर करनी है? जहां पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। तो जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
आप किसी दूसरे कंडक्टर को रखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे डायग्राम में देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक जगह है टोटल पूरी, यहाँ पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमने चाहे किसी भी तरीके से प्रोड्यूस किया हो, उसको रहने देते हैं फिलहाल। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ये पहले से काम कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक रॉड रखी, कोई कंडक्टर रखा ए बी, चलिए ए भी नहीं मानते, भी मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है पी क्यू, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से तैयार है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्क कर रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या करा, एक रॉड को रख दिया पी क्यू को। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये जो रॉड आपने पी क्यू उसके अंदर रखी है, इसको भी मैग्नेटाइज कर देगी। समझ में आ रही मेरी बात, मैंने क्या बोला, आपने एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से तैयार है, वो वर्क कर रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने अलग से कंडक्टर को रखा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि उस कंडक्टर को भी वो मैग्नेटाइज कर देगी। मैग्नेटाइज करने का मतलब ये है कि वो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डेवलप कर देगी। मैग्नेट का क्या काम होता है, आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक रॉड को रखा, तो वो क्या कर देगी, उसको मैग्नेटाइज कर देगी, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डेवलप कर देगी। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो किसी दूसरे कंडक्टर को या दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देती है, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डेवलप कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर देती है और जो किसी दूसरे कंडक्टर के अंदर, किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगी, डेवलप कर देगी। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, आपने उस कंडक्टर को उसके अंदर रखा, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और आसान शब्दों में कहें तो उसकी अंदर एक खासियत है कि वो दूसरे के अंदर भी मैग्नेट को डेवलप कर सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब अगला टॉपिक है हमारा, देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे क्या, कि जैसे सपोज करिए आपके पास एक पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक सब्सटेंस को रखा। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। आपने एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से तैयार है, उसके अंदर आपने कंडक्टर को रखा, तो होगा क्या, सामने समझने की कोशिश करते हैं। मैंने मान लिया जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से तैयार है उसकी वैल्यू है वेक्टर v। अब आपने उस सब्सटेंस को उसके अंदर रखा, सब्सटेंस को उसके अंदर रखने के बाद उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो उसके अंदर जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी आई तो उसने भी मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। उसको मैंने मान लिया उसकी वैल्यू है वेक्टर v1। इसकी मैंने v1 मान ली, इसकी v2 मान ली। v1 कौन सा है, जो एक्सटर्नल है, v2 कौन सा है, जो उसके इनसाइड प्रॉपर्टी डेवलप हुई है सब्सटेंस के। तो इन दोनों का जो सम होता है, यानी b1 और b2, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो दो वजह से होगा। एक तो वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर आपने उसको रखा है, दूसरा उसका इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ है। तो इन दोनों का जो सम होता है, टोटल होता है, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें एक बात समझने वाली बात है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इसी तरीके से द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे, आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएंगे। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। और उसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर। सामने देख लीजिए, एक तो यूनिट हो जाएगी इसकी टेस्ला और एक हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट इसकी हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी आपकी क्वेरीज है, मुझे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बोर्ड एग्जाम में मेहनत से पढ़िए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको पूछिए। थैंक यू वेरी मच।